रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 इफ की पूरी ट्रांसलेशन को और उसके बाद इसके बॉक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। सिर्फ हमारे पास एक ही बॉक्स क्वेश्चन था और साथ में हमारे पास 8 जो है वो इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन है जो कि हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इंशाल्लाह जल्दी मैं आपके साथ इसकी समरी भी शेयर करूंगी। जी तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है, आज जो हमारा मेन वीडियो है वो किस पे है जी, वो हमारी एक्सरसाइज पे है। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। तो बेटे यहाँ पर अगर हम इसके एक्सरसाइज की तरफ बात करें तो सबसे पहले चीज यहाँ पे हमें दी हुई है, उन्होंने समरी दिया हुआ है कि बेसिकली हाउ टू राइट ए समरी, कि हाउ टू राइट समरी, कि हम एक समरी को कैसे लिखते हैं। हम इसमें करते हैं कि हम पोएम का टेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम सेकंड में क्या करते हैं, अंडरलाइन द कीवर्ड्स एंड आल्सो फाइंड द सिनोनिम्स, कि हम उसकी कीवर्ड्स को देखते हैं, फिर उसके सिनोनिम्स को देखते हैं। अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द पोएम, की पोएम की थीम को हम समझते हैं। फिर नाउ राइट अ कंसाइज पैराग्राफ बाय एडिंग सिनोनिम्स ऑफ कीवर्ड्स एंड आल्सो एडिंग न्यू वर्ड्स रिलेटेड टू द टेक्स्ट पोएम। फिर कहते हैं कि हम क्या करते हैं कि जो सिनोनिम्स हमने देखे होते हैं वो पैराग्राफ में लिखते हैं, उसके कीवर्ड्स लिखते हैं। फिर उन वर्ड्स के रिलेटेड जो है वो टेक्स्ट के पॉइंट के रिलेटेड जो हम नए वर्ड्स को ऐड करते जाते हैं समरी लिखने के लिए। तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बेटा अब यहाँ पर जो है वो उन्होंने सबसे पहले जो चीज दी हुई है, उन्होंने एक एग्जांपल के तौर पर स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग एक समरी दी है। और ये लास्ट जो बुक थी ना हमारी पुराना सिलेबस है उसमें चैप्टर नंबर 7 की समरी, सॉरी चैप्टर नंबर 8 में समरी थी। तो उन्होंने एज एग्जाम्पल यहाँ पर हमें दे दिया जो कि हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो मेन चीज हमारे लिए वो ये है कॉन्टेक्सचुअल क्लू है। अब कॉन्टेक्सचुअल क्लू बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों को जस्ट इसका पता होना चाहिए, क्योंकि बाजू का जो है वो टीचर्स पूछ लेते होते हैं कि कॉन्टेक्सचुअल क्लू क्या होता है और ये क्यों जो है वो जरूरी होता है। तो बेटे यहाँ पर कहते हैं कि a contextual clue is a piece of information or detail within a text that helps the reader understand the meaning of a word, phrase or passage। अब यहाँ पे कहते हैं कॉन्टेक्सचुअल क्लू एक ऐसा इंफॉर्मेशन का पीस होता है या डिटेल होती है टेक्स्ट के साथ ही जो मदद करती है रीडर को। लाइक अब मैं पढ़ रही हूँ तो मेरी मदद करेगी क्या समझने में, उस वर्ड फ्रेज या उस पैसेज का मतलब समझने में हमारी मदद करेगी कि बेसिकली उसे एक वर्ड में या उस फ्रेज में या एक पूरे पैसेज में या एक पूरे पेज में जो है ना क्या चीज बयान की गई है। कॉन्टेक्सचुअल क्लूज can be found in sentences surrounding the unfamiliar word or concept and can include definitions, examples, restatement or descriptions that clarify its meaning। फिर कहते हैं कि यहाँ पर ये क्या होता है कि contextual clues हमें कहाँ पर मिल सकता है, ये किसी भी सेंटेंस में होगा या कोई भी एक अनफेमिलियर ऐसा कोई लफ्ज जिससे आप अनफेमिलियर नहीं हो उसके इर्द गिर्द घूम रहा होगा, ठीक है, या किसी डेफिनेशन में, किसी एग्जाम्पल में, या एक स्टेटमेंट को रीस्टेट करके लिखा गया हो, दोबारा से लिखा गया हो, या डिस्क्रिप्शन, ठीक है, अपनी मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल में कहते हैं कि इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, इफ यू कैन मीट विद ट्रम्प एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोस टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि द वर्ड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द सेंटेंस मे नॉट बी मेक अ सेंस फर्स्ट। कहते हैं कि इसमें एक जो यहाँ पर दिया हुआ है लाइन दी हुई है कि नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर। अब कहते हैं कि इसका हमें मतलब नहीं पता, हमें कुछ सेंस नहीं दे रहा कि एंड नॉट मेक योर ड्रीम मास्टर, किसका क्या मतलब है। कहते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेंटेंस इज रिवील्ड बाय इट्स कॉन्टेक्स्ट व्हिच स्ट्रेस्ड the need of keeping control over one's goal and refusing to let them rule one's life. The poem makes the point that although having inspirations and desire is vital, it's also critical to be grounded and realistic while working towards this goal। अब यहाँ पर वो बात बेटे करते हैं, वो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने हमें एक एग्जाम्पल के तौर पर कहा है कि ये जो एक लाइन है नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर। अब कहते हैं ये फर्स्ट स्टैंडर्ड की लाइन और हमें नहीं पता कि इस लाइन में जो है ना वो क्या बताया गया है या क्या चीज बताएगी। अगर इसमें स्टार्टिंग में कह देते हैं कि इफ यू कैन ड्रीम, कि अगर आप ड्रीम रखते हैं, ठीक है, तो उन ड्रीम्स को अपना मास्टर, अपना आप आका ना बनने दें, मतलब अपने आप को उस ख्वाब का गुलाम ना बनने दें, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है उनका ना। तो इनको आपने सरसरी सा याद रखना है कि कॉन्टेक्सचुअल क्लूज बेसिकली वो चीज होते हैं जो कि आप कॉन्टेक्स्ट के बारे में, किसी भी टेक्स्ट के बारे में, किसी पैराग्राफ के बारे में
को एक अंडरस्टैंडिंग देते हैं ताकि वो चीज समझने में हमें आसानी हो। अब आगे वो कहते हैं कि फाइंड आउट फ्यू कॉन्टेक्चुअल क्लूज फ्रॉम द पोएम। इफ कहते हैं इफ पोएम में जो कॉन्टेक्चुअल क्लूज इस्तेमाल किए गए ना वो जी फाइंड आउट कर दी। तो ये भी एज आपकी एक्टिविटी है। चलिए आइए एक्टिविटी ही सही लेकिन करनी तो है। सो जी देख लेते हैं जी हमारे कौन से कॉन्टेक्चुअल क्लूज जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं इस पोएम में। टेक्स्ट क्लूज दैट हेल्प रीडर्स अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड वर्ड्स एंड आइडियाज। हियर आर a few examples। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो रियार्ड कपलिंग की पोएम इफ है उसमें इंतहा के जो कॉन्टेक्स्ट क्लूज हैं, ठीक है, जो रीडर की मदद करते हैं डीपर मीनिंग को समझने के लिए किसी भी वर्ड किसी भी आइडियाज को। तो कुछ एग्जांपल है यहाँ पर। पहला कॉन्टेक्स्ट क्लू ऑफ ट्रम्प एंड डिजास्टर है। लाइन किस कहाँ से ली गई है जी? इफ यू कैन मीट विद ट्रम्प एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। अब क्लू क्या है? द वर्ड इम्पोस्टर सजेस्ट द बोथ सक्सेस Trump and failure disaster are not permanent or absolute, they can be misleading। अब यहाँ पर क्लू इम्पोस्टर्स हमें ये बता रहा है कि अगर हम कामयाब हो रहे हैं तो हमें फिर भी कामयाबी को सर पर सवार नहीं करना। हमें कहना है कि अगर अभी कामयाबी है तो हो सकता है आगे हमें नाकामी हो। तो अगर हमें डिजास्टर है, अगर हम फेल हुए हैं तो हमें ये नहीं कहना हम अब फेल ही होते रहेंगे, नहीं, हो सकता है कि अभी फेल हुए आगे जाके आप लोग कामयाब हो जाएं। तो इम्पोस्टर्स ये बता रहा है कि दोनों को अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना, ये हमारे लिए परमानेंट दोनों चीजें नहीं है। ना तो हमारे लिए सक्सेस परमानेंट, ना ही हमारे लिए फेलियर परमानेंट है। दे कैन बी मिसलीडिंग। और मीनिंग क्या है? कपलिंग इम्प्लाइज दैट वन शुड नॉट बी टू प्राउड ऑफ सक्सेस और टू डिस्करेज्ड बाय फेलियर। अब कपलिंग क्यों इसको अप्लाई करता है? वो कहता है कि वन शुड नॉट बी प्राउड, कि ना हमें कामयाबी पर फख्र करना चाहिए और ना टू डिस्करेज बाय फेलियर, और ना ही हमें जो है वो हौसला शक नहीं करनी चाहिए अगर नाकाम हो जाए तो। आगे कॉन्टेक्स्ट क्लू फॉर worn out tools। लाइन एंड सो होल्ड ऑन वेयर देयर इज नथिंग इन यू एक्सेप्ट that will which says to them hold on। क्लू क्या है? the phrase when there is nothing in you suggest exhaustion or despair but will helps one push through, meaning the poet is emphasizing resilience and determination in tough time। poet हमें इस बात पर जो है ना वो emphasis दे रहा है, वो जोर दे रहा है कि हमें बुरे से बुरे और जो है वो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हमें अपने आप को क्या रखना, पुरअज़म रखना है। हमें अपने आप में एक ताकत रखने की, हाँ जी हम इस टाइम से भी गुजर जाएंगे। हमारे पास जो है वो थर्ड कॉन्टेक्स्ट क्लू फॉर अनफॉरगिविंग मिनट में लाइन में कहते हैं इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन। क्लू में है fill the minute and 60 seconds worth suggest making full of every moment, meaning the poet encourages making the most of time and not wasting any opportunity। poet हमें ये कहता है, हमें ये हौसला देता है कि आप अपने वक्त को ज्यादातर वेस्ट ना करें, बल्कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस अपॉर्चुनिटी को आप लोग अवेल करें। आई होप कि बेटे अब आपको यहाँ पर तीनों कॉन्टेक्स्ट की अच्छे समझ आ गई होगी। ये समझ लें कि आपकी एक एग्जांपल्स भी समझ लें और एज ए आपकी एक एक्टिविटी भी है, ताकि आपको अगर इसके अलावा कहीं कॉन्टेक्स्ट क्लू ढूंढना पड़ जाए तो आपको पता लग जाए कि बेसिकली यहाँ पर इस वर्ड का क्या मतलब। जी तो बेटे अब जो है वो आगे जो है वो हमारी वोकैबुलरी है, और वोकैबुलरी में सबसे पहली जो चीज यहाँ पर बताई गई है वो क्या है जी? फिगरेटिव लैंग्वेज है। फिगरेटिव लैंग्वेज बेटे क्या होती है? फिगरेटिव लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो राइटर्स होते हैं वो अपनी पोएम्स में या अपनी रिटन फॉर्म में, लाइक अगर वो नॉवल लिख रहे हैं, कोई ड्रामा लिख रहे हैं या कोई पोएम लिख रहे हैं तो उसमें वो इस्तेमाल करते हैं, वन बाय वन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमें तीन जो है वो फिगरेटिव लैंग्वेज दी गई हैं जिनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। यहाँ पर बेटे सिमिली है। सिमिली में कहते हैं सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच। अब पढ़ने से पहले बेटे मैं आपको ये बता दूं कि बेसिकली जो सिमिली होती है, सिमिली में दो चीजों को कंपेयर किया जाता है। अक्सर जो है वो माएं अपने बच्चों को कहती हैं कि मेरा बेटा चांद की तरह है, मतलब उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे को चांद से मिला दिया, कंपेयर कर दिया कि मेरा बेटा जो है वो चांद की तरह है, ठीक है, जिसमें लाइक और एज का इस्तेमाल करते हैं। लाइक हम ये कहते हैं कि मेरी सहेली गुलाब की तरह खूबसूरत है। My friend is beautiful as flower as a red rose, कि मेरी जो सहेली है वो क्या है जी? वो फूल की तरह खूबसूरत है या वो गुलाब की तरह खूबसूरत है। तो मैंने क्या किया कि मैंने लाइक और एज को इस्तेमाल करके मैंने सिमिली जो है वो क्या किया, मैंने कंपेयर कर दिया दो चीजों को। अब यहाँ पर सिमिलैरिटी शो कर दी कि अगर गुलाब खूबसूरत है तो मेरी जो फ्रेंड है वो भी खूबसूरत है। तो अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन पढ़े, सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स
to different things using the words like or as to show similarity between them, कि उन दोनों के दरमियान में मुशाबत पैदा करने के लिए, वो मुशाबत दिखाने के लिए, सिमिलैरिटीज दिखाने के लिए हम as और like का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल में कहते हैं her smile was as bright as the sun, कि उसकी मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत थी जितना कि चमकता हुआ सूरज। He ran like the wind, वो हवा की तरह दौड़ा। The water was so cold as ice, पानी इतना ठंडा था जितना कि बर्फ। The car moved as slow as a snail, कहते हैं कार ने इस तरह से हरकत की जैसे कि स्नेल। अब स्नेल जो बहुत ही ज्यादा स्लो हरकत करता है। अब स्नेल क्या होते हैं, अक्सर हमने देखा एक तो वो पिक्चर में जो है वो स्नेल अक्सर एक तो वो होते हैं जैसे हम कहते हैं पंजाबी में बात करें तो हम ये कह रहे हैं कि बारिश में वो शाम की तरह चीजें निकलती, जिसे हम पंजाबी में गुडोए टाइप कहते हैं, तो स्नेल टाइप इस तरह के होते हैं, बड़े स्लो वो जो है ना चल रहे होते हैं। तो आगे बेटे पर्सोनिफिकेशन की बात करें। पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन टू एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज। अब बेटे पर्सोनिफिकेशन एक ऐसी चीज होती है जिसमें जो इंसान की खूबियां होती है ना, वो चीजों को, आइडियाज को या जानवरों को दे दी जाती हैं। लाइक अगर आप मोबाइल देख रहे हैं या आप किसी टेलीविजन पे मेरी वीडियो देख रहे हैं या आप जो है ना वो कह लें कि टैबलेट पे, लैपटॉप पे किसी भी ये वीडियो देख रहे हैं या कोई और चीज देख रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं, तो आप पर्सोनिफिकेशन को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये बेटे कह सकते हैं कि मोबाइल खुद चलकर मेरे पास आए कि आओ देख लो। मैंने मोबाइल को कहा आओ मेरे पास आओ, मुझे तुम्हें देखने का दिल कर रहा है। तो इसमें क्या किया कि आपने मोबाइल के अंदर जो है ना वो उसको पर्सोनिफाई कर दिया, उसमें आपने ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को एड अप कर दिया और ऐसे इस तरह से आपने उसमें कैरेक्टरिस्टिक को डाला कि मोबाइल खुद ब खुद ही चल के आपके पास आया कि ये लो मुझे देख लो। ठीक है, तो आई होप कि आपको बेटर समझ आया होगी। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। कहते हैं द कार ग्राउंड एज इट क्लाइम्ड द स्टीप हिल। अब कहते हैं जैसे ही वो स्टीप हिल की तरफ चढ़ी, कार जो है ना वो करहाना शुरू होगी, हाय करना शुरू होगी। अब ये कैसे, आप लोग सोच रहे हैं कि कार एक मशीन है, वो कैसे हाय कर सकती है। हमने क्या किया कि हमने कार के अंदर जो है ना पर्सोनिफाई कार को कर दिया कि कार जब चढ़ रही थी, पहाड़ के ऊपर चढ़ रही थी, तो उसने करहाना शुरू कर दिया थकन की वजह से। The thunder grumbled angrily in the distance। अब यहाँ पर कहते हैं जो थंडर है, ठीक है, अब थंडर क्या होता है, लाइक जैसे बिजली का गर्जना है, वो गरज रही थी बहुत ज्यादा गुस्से से, बहुत ही फासले पर। The leaves waved goodbye as they fell from the tree। अब पत्तों ने गुड बाय कहा जैसे ही वो दरख्त से गिरे। अब पत्ते हमें कैसे गुड बाय कह सकते हैं, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, पत्तों को पर्सोनिफाई कर दिया। The alarm clock screamed at me, को मेरे ऊपर चिल्ला रहा था। अब अलार्म कैसे चिल्ला सकता है, वो तो बस जस्ट अपनी वो बेल बजाता है ना। तो यहाँ पर क्या किया कि हमने अलार्म क्लॉक के अंदर उसको पर्सोनिफाई कर दिया। उसके अंदर पर्सोनिफाई कैसे किया कि हमने स्क्रीम का वर्ड ऐड करके, स्क्रीम मतलब चीखना चिल्लाना, उसने मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। आई होप बेटे आपको पर्सोनिफाई की समझ आई होगी। अब आगे हमारे थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो मेटाफोर। बेटे मेटाफोर एक ऐसी चीज होती है जैसे कि सिमिली में मैंने आपको बताया कि सिमिली में लाइक और एज का इस्तेमाल करके हम सिमिलैरिटीज को शो करते हैं, लेकिन मेटाफोर में हम उस चीज को वो बना देते हैं। लाइक मैं कहती हूँ माई सन इज अ मून, माई फ्रेंड इज अ फ्लावर। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने वो खूबी मैंने ये नहीं कहा कि उसकी तरह, मैंने कहा कि वो है। तो metaphor is a figure of speech that describes an object or action as something it is not directly comparing to like things without using like। इसमें हम like और as की बात नहीं करते, इसमें हम उस चीज को बना देते हैं। Like अरहम is walking encyclopedia, अरहम चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया। अब मैंने ये नहीं कहा कि अरहम has a lot of information like encyclopedia, मैंने कहा कि अरहम is walking encyclopedia, कि अरहम चलता फिरता एक इंसाइक्लोपीडिया को मैंने उसको इंसाइक्लोपीडिया बना दिया। मैंने नहीं बनाया, जो लिखा हुआ वो मैं बयान कर रही हूँ, बता रही हूँ। The classroom was a battleground during the debate। डिबेट के दौरान जो क्लासरूम में वो जंग का मैदान बना हुआ था। His temper was a volcano ready to erupt। कहते हैं कि उसका गुस्सा जो है ना वोल्केनो की तरह, वो जो आतिशफशा नहीं होता, वो फूटने वाला जिसमें से आग निकल रही होती है, रेडी टू इरप्ट मतलब को फूटने को तैयार था। Laughter was a sweet symphony। अब सिम्फनी बेटे क्या होती है, ये एक खूबसूरत सा सॉफ्ट सा म्यूजिक होता है। तो उसका जो है ना उसकी मुस्कुराहट कैसे थी, खूबसूरत म्यूजिक की तरह उसकी कहते हैं मुस्कुराहट थी। आई होप बेटे आपको इन तीनों फिगर ऑफ स्पीच की समझ आई होगी, फिगरेटिव लैंग्वेज की समझ आई होगी कि
बेसिकली मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और सिमिली क्या होती है। सो जी आगे आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको इन तीनों की अच्छे से समझ आई है कि नहीं आई। सो जी अब आगे जो बढ़ता है हमारी ग्रामर की तरफ। अब ग्रामर से फिर से अगेन से हमारे पास कंजंक्शंस और ट्रांसलेशनल डिवाइसेस हैं जो कि हमने अपनी लास्ट जब हमारे जब चैप्टर नंबर 6 में भी ये चीजें दी हुई थी, एक दफा फिर से हम इनको देख लेते हैं। यहाँ पर कहते हैं कंजंक्शंस बेसिकली आर वर्ड्स दैट कनेक्ट क्लॉजेस, सेंटेंसेस और वर्ड्स इन द सेम क्लॉज। अभी हम कहते हैं कंजंक्शंस बेसिकली ऐसे अल्फाज होते हैं जो क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को और वर्ड्स इन द सेम क्लॉज, उसी सेम क्लॉज में कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम कनेक्ट करते हैं एक वर्ड को एक वर्ड के साथ या एक पूरे सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ। दे कैन कंस्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। फिर कहते हैं कि एंड और बिकॉज का इस्तेमाल करके हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को क्रिएट करते हैं। लाइक यहाँ पर कहते हैं हमजा लाइक टू रीड एंड राइट इन हिज स्पेयर टाइम। आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये भी बताया था कि बेसिकली वाई वो यूज एंड, बिकॉज और वाइल और एनलेस। अगर आपको जो है वो पता करना है कि इनका क्या मतलब है तो आप मेरी जो है वो चैप्टर नंबर जो है वो 6 की एक्सरसाइज है उसमें आप देखेंगे तो आपको इनका पता लग जाएगा कि वाई वी यूज दीज कंजंक्शंस इन सेंटेंसेस। ट्रांसलेशन डिवाइसेस क्या होती है? ट्रांसलेशन डिवाइसेस आर वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट प्रोवाइड अ कनेक्शन बिटवीन आइडियाज, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। ट्रांसलेशन डिवाइसेस ऐसे अल्फाज होते हैं, ऐसी फ्रेजेस होती हैं जो कि हमें एक कनेक्शन बताती हैं आइडियाज के दरमियान, सेंटेंसेस के दरमियान एंड पैराग्राफ के दरमियान। लाइक ही स्टडीड हार्ड, उसने सख्त मेहनत की। क्यों? ही पास एग्जाम, देयरफॉर ही पास एग्जाम। अब यहाँ पर ही पास द एग्जाम, वो एग्जाम उसने क्यों पास किया? देयरफॉर क्यों या ताहम उसने बहुत सख्त स्टडी की जिसकी वजह से वो इम्तिहान पास हो गया। एक आइडिया को क्रिएट करने के लिए, एक आइडिया को कनेक्ट करने के लिए दूसरे आइडिया के साथ हम ट्रांसलेशन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, डिवाइसेस का। आगे कहते हैं शी वेटेड, उसने इंतजार किया अंटिल ही अराइव्ड, कि जब तक वो आ नहीं गया उसने इंतजार किया। He took the day off, उसने छुट्टी ली in order to spend time with his family, अपने फैमिली के साथ टाइम को गुजारने के लिए उसने छुट्टी ली। I wanted to go for a hike, however it started to rain, कि मैं जो है ना वो हाइक के लिए जाना चाहती थी लेकिन बारिश शुरू हो गई। Even though it was raining, अगरचे बारिश हो रही थी, they went for a walk in the park, वो फिर भी जो है वो पार्क में सैर करने के लिए गए। अब आगे बढ़ते टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, 3 तरह की टाइप्स हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स, लाइक 3 टाइप्स: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब अगर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बेटे बात करें, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बात करें तो वो क्या होती है? इज अ वर्ड दैट कनेक्ट वर्ड, फ्रेजेस और क्लॉजेस। द मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। आप कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का मतलब होता है कोऑर्डिनेट करना, एक सेंटेंस का, एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ, एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ। और ये जो है उसको हम फैन बॉयज के नाम से हम इनको जानते हैं। अकरनिम होता है किसी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है? फॉर, एंड, नॉर, बट और येट एंड सो, ऐसे अल्फाज हैं जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और हम इसको फैन बॉयज के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो है वो इनको इस्तेमाल भी किया गया है कि वी गो टू द गार्डन एंड प्लांट ट्रीज, ही स्टडीड हार्ड येट ही फेल्ड इन द एग्जाम, it was hot outside so we went back to our home, she was tired but she didn't give up on her homework, on her work। जी तो बेटे अब यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को विद द डिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ ज्वाइन करते हैं, उनको जोड़ते हैं। दे शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू, कहते हैं कि दो क्लॉजेस के दरमियान उनके रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि टाइम हो गया, रीजन होगा, कंडीशन और कंट्रास्ट हो गया। जी तो बेटे अब आगे बात करते हैं जी हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ऐसे कंजंक्शंस होते हैं आर पेयर्स ऑफ वर्ड्स, ये 2 तरह के, लाइक जैसे ये कंजंक्शंस होते हैं जो एक सेंटेंस में 2 तरह इस्तेमाल होती हैं, दैट वर्क टुगेदर, जो इकट्ठा काम करते हैं, टू कनेक्ट टू पार्ट्स ऑफ a sentence that correlate with one another। कहते हैं कि ये ऐसे कंजंक्शंस बेटे होते हैं जिसमें 2 तरह के जो कंजंक्शंस होते हैं वो एक ही सेंटेंस में आते हैं और एक ही मीनिंग को जो है वो बयान कर रहे होते हैं। लाइक शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, कि वो क्या है जी, वो ज़हीन भी है और मेहनती भी है। Neither the manager nor the employee knew about the change, कहते हैं कि ना ही मैनेजर ना ही एम्प्लॉय जो है वो चेंज के बारे में जानते थे। You can not only read the book, तुम ना सिर्फ किताब पढ़ सकते हो but also watch the movie, लेकिन तुम साथ में मूवी भी देख सकते हो। The dish was as delicious as it looked,
कि डिश जो है वो इतनी जैसे वो दिखाई दे रही थी उतनी ही ज्यादा वो डिलीशियस भी थी। वाज एज डिलीशियस, कि इतनी वो मजेदार थी जितनी वो दिखाई दे रही थी। आगे वो कहते हैं कि कंबाइन और रीराइट द गिवन सेंटेंसेस बाय एडिंग कंजंक्शंस विद देम। अब यहाँ पे कहते हैं कि आपने कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और इनमें जो है ना वो आपने कंजंक्शंस को ऐड करना है और इन सेंटेंस को रीराइट करना है। सो जी देख लेते हैं। यहाँ पर जो है वही सेंटेंसेस हैं जिनको रीराइट किया गया है। यू कैन हैव आइसक्रीम और केक फॉर डेजर्ट। Number 2, he was tired but he continued to work. Number 3, they didn't have enough money so they couldn't buy the tickets. Number 4, he should wear a coat because it is cold outside. Number 5, the restaurant serves delicious food and it has great services. तो ये बेटे हमने यहाँ पर जो है वो इन सेंटेंसेस को रीराइट कर दिया है ताकि आपको जो है वो याद करने में कोई भी मुश्किल पेश ना आए। जी तो बेटे अब यहाँ पर चूंकि हमने अपने इन सेंटेंसेस को कर लिया है और आगे वो कहते हैं कि राइट अ स्टोरी ऑफ योर ओन चॉइसेस बाय यूजिंग कंजंक्शंस, की अपनी ही चॉइस का कंजंक्शंस को इस्तेमाल करके आपने एक स्टोरी को जो है वो लिखना है जो कि ऑलरेडी बना दी है। द लॉस्ट पपी, ठीक है। वन डे अली वाज वॉकिंग होम व्हेन ही सॉ अ स्मॉल पपी shivering in the cold. The puppy looked hungry, so Ali decided to take it home. He gave it some milk and wrapped it in a warm blanket. The puppy touched its tail happily, but it still seemed scared. Ali wanted to keep the puppy, but he knew it might belong to someone. He made posters and asked his neighbors if they had lost a pet. After 2 days, an old man saw the poster called Ali. The man was the puppy's owner, so he came to pick it up. Ali was sad to say goodbye, yet he felt happy that the puppy was back home. The old man thanked him and even gave him a small gift. Ali learned that kindness always brings joy, whether big or small. जी तो ये आपके पास एक स्टोरी थी जिसमें हमने कुछ कंजंक्शंस का इस्तेमाल किया, लाइक बट का इस्तेमाल कर दिया, सो का इस्तेमाल कर दिया और भी जो है ना वो इनको मिल मिला के एक स्टोरी बना दी ताकि आप एज एक्टिविटी आप इसे इस्तेमाल कर सको। अब यहाँ पर जो है हमारी एक्सरसाइज का एंड होता है और यहाँ पर हमारी ओरल कम्युनिकेशन है जो कि आपके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो अपना बहुत सा ख्याल रखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको ये जो है वो कितनी अच्छी लगी है। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई कमी पेशी है तो मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। अपना बहुत सा ख्याल रखें और टेक केयर। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।